नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं राम रतन आपके सामने आज संधि टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। संधि एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा अध्याय है जो कक्षा 6 से और कंपटीशन लेवल तक जाता है। कारण है इसका इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी बोलचाल के साथ में हमेशा हमारे साथ रहता है। दरअसल संधि है क्या? संधि की मूल अवधारणा क्या है? जब हम और आप बातचीत करते हैं, जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस समय हम फ्लो में बोलते चले जाते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। और उस धारा प्रवाह बोलने के कारण कुछ शब्द इतने निकट बोल देते हैं कि वे दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। ये दो शब्दों का एक होना ही यही संधि है। जब दो शब्द मिलते हैं तो दोनों शब्द मिलकर एक शब्द बन जाता है, यही संधि कहलाती है। और देखिए, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे हमने शब्द बोला देव और आलय, ये दो शब्द हमने बोले अपनी भाषा में। उस समय हमने संधि नहीं की, हमारे मन में संधि का कुछ है भी नहीं। अगर इन शब्दों को जिसने संधि शब्द ही ना सुना हो, जो एकदम अनपढ़ हो, वो भी अगर इन शब्दों के एक साथ बोलेगा, उससे भी संधि हो जाएगी। देवालय, 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 मतलब स्वतः ही हमारे मुख से शब्द, एक नया शब्द निकल आया, एक नया शब्द, जबकि उस व्यक्ति ने कभी संधि नाम की चीज़ जानी ही नहीं है, लेकिन स्वतः ही ये निकल आया। बस यही संधि है। देखिए, भाषा का निर्माण पहले हुआ, विकास पहले हुआ, व्याकरण का विकास बाद में हुआ। हमारे बोलने में जो परिवर्तन हुए, हमारे बोलने में जो कहना चाहिए, जो परिवर्तन आते हैं, जो स्थितियां बदलती हैं, किस तरह से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन बारीकियों को लेकर ही नियम बना दिए गए और वही संधियां कहलाई या व्याकरण कहलाया, ये समझिए। तो इस तरह से देखिए, इनको हमने बोला एक साथ बिना व्यवधान के, बिना अवरोध के, तो ये स्वतः ही ये निकल आया। अगर हम देखिए, हमने मतलब किसी ने भी ये दो शब्द बोलने हैं साथ साथ, तो स्वतः ही जब इनको साथ साथ बोलेंगे तो इनके बीच का जो गैप है, जो अवरोध, जो व्यवधान है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम इनको अलग अलग बोलेंगे तो हमको रुकना पड़ेगा। नदी ईश, नदीश, इसलिए जब पास पास में जब बोलते हैं फ्लो में तो नदीश एकदम निकल आएगा। बस यही संधि है। और ऐसा करते समय होता क्या है, आप बारीकी से देखें व्याकरण के तौर पर। ऐसा करते समय हुआ क्या है, एक्चुअली ये जो ई है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये जो ई है, ये दोनों मिलकर एक हो गई हैं और हमारे मुख से स्वतः ही ई, ये ध्वनि निकल आई है। ये परिवर्तन हो गया है और ये दोनों मिलकर के हमारे मुख से शब्द निकला है नदीश। ये परिवर्तन हो गया है। बस ये परिवर्तन यही संधि कहलाता है, इसको संधि कहते हैं, नदीश। अब हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे हम सु और आगत, हमने बोला बस भाषा में यूं ही सु आगत, हमने फ्लो में बोलेंगे, जब जल्दी बोलेंगे स्वागत, स्वागत, यानी ये
शब्द स्वतः ही दोनों शब्द मिलकर के एक हो गए, स्वतः ही एक हो गए, स्वागत शब्द निकल आया। अब इसको हम व्याकरण के नियमों के अनुसार देखेंगे। देखिए, चाहे वैसे देखें या अपने हिसाब से देखें। तो अब अगर व्याकरण के नियम से देखें तो ऊ है, ये यण संधि कहती है कि ऊ के बाद यदि अ आता है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। यानी ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तब तो देर हो जाएगा, ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा स्वागत बन गया। ये बात वही है, नियम के अनुसार देखें या वैसे। इसलिए हमको नियमों के अनुसार रटने की भी आवश्यकता नहीं है संधि करने के लिए। हम अगर संधि करने के लिए हमको परीक्षा में आ गई तो हमको नियम के अनुसार भी, नियम हम जाने ना जाने, बस बोल कर देख लें, और बोल कर देख लेंगे तो हमारे मुख से स्वतः ही निकलेगा स्वागत। सु इच्छा, स्वेच्छा। अगर हम मान लीजिए अगर स्व इच्छा ये प्रयोग हमारे लिए आ गया परीक्षा में, तो हम इसको बोल कर देख लें कि इसका सही संधि रूप क्या है। प्रश्न है स्व प्लस इच्छा, इसका सही संधि रूप क्या है, हम इनको बोल कर देख लें। नियम हम ध्यान में दें कि क्या नियम है, क्या नियम है, कोई आवश्यकता ही नहीं है नियम रटने की। हम बस ध्यान दें, केवल इनको बोल कर देख लें, और बोल कर देखेंगे तो स्वतः ही हमारे मुख से स्वेच्छा निकल आएगा। स्व इच्छा, स्व इच्छा, तो व्यवधान आया, किंतु बिना व्यवधान के बोलिए स्वेच्छा, और इस तरह से हम इसको टिक कर देंगे स्वेच्छा। स्वेच्छा शब्द निकल आया, बस यही संधि है। अब ये तो जो मूल अवधारणा है, संधि क्या है, संधि का विकास कैसे हुआ, संधि हम कैसे करें, ये तो ये बातें हैं। अब हम आगे, अब हम देखते हैं संधि के प्रकार क्या हैं, और हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे ने और अन को पास पास बोले हम, ने अन, नेयन, 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 नयन, तो ये निकल आता है नयन। जैसे और हम वाक, वाक मय को पास पास में बोलेंगे जब, तो वांग्मय, वाक में अगर ऐसा बोलेंगे तो हमको समय अधिक लगेगा, किंतु वही है ना अर्धमात्रा राघवेन वैयाकरण पुत्रोत्सवम मन्यते। या फिर साधारण रूप में कहिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं कम समय में या कम परिश्रम से अगर हमारा कोई कार्य हो जाता है तो हम उसको करते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। और इसी तरह से हम वाक में को अगर जल्दी से बोलेंगे तो ये हमारा स्वतः ही हमारे मुख से वांग में निकल आएगा। जैसे हम कोई बोलते हैं गए अक, अगर ये इनको साथ साथ बोलते हैं, बिना व्यवधान के बोलते हैं, तो हमारे मुख से स्वतः ही निकल आता है गायक। गायक मतलब गायक, 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 अपने आप ये शब्द निकल आते हैं। मतलब अब इनको नियम के आधार पर, जब हम आगे संधियों के नियम बताने जा रहे हैं तो उस समय हम देखेंगे कि नियम के आधार पर भी वही परिवर्तन होता है जो हम इस तरह से हमारी बोलचाल, क्योंकि सब कुछ ये मानकर चलें व्याकरण में जो भी नियम हैं वे हमारे प्रायोगिक आधार पर हैं। उनका उद्देश्य नियम थोपना नहीं है, बल्कि भाषा पर नियंत्रण और भाषा बोलते समय जो परिवर्तन आते हैं वही नियम हैं। उनको रटने या थोपने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तरह से अब हम आगे जब इस संधि को विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए खैर, अब हमारा अगला, अब हम आगे चलते हैं। हमारा संधि के प्रकार क्या हैं। देखिए, व्याकरण में वर्णों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। वर्ण के 3 भेद हैं, इसका मतलब संधि के भी 3 भेद होंगे।
तीन भेद होंगे। तो संधि के तीन भेद हैं, कौन कौन सी? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब हम आज इस वीडियो में स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हुए? 3 भेद, 1, 2 और 3। अब स्वर संधि के कितने होते हैं? 5। हम इस तरह से याद कर सकते हैं, 3 5। एक कहावत, 3 5 मत करो, 3 5, यानी संधि के भेद 3 और स्वर संधि के भेद 5। तो स्वर संधि के 5 भेदों में, स्वर संधि में पहला, स्वर संधि को पढ़ने से पहले हम एक बार स्वरों को लिख लेते हैं। देखिए, इसको भी मैं आगे आगे इनको जब इनकी व्याख्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो बताऊंगा कि रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम ये जान लें कि स्वर हम जानते हैं यदि, तो हम संधियों को भी क्रम में जान पाएंगे। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आगे 2 अयोग वाहन हैं, उनको हम स्वरों में शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने की है कि यहाँ पर ये आ ई उ री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। मतलब यहाँ से, ये तो इसी का दीर्घ रूप है, मूल यही है, दीर्घ रूप है, मतलब ये मूल स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वर, मूल स्वर 4 होते हैं, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, ये 4 मूल स्वर हैं। तो संधि की शुरुआत, स्वर संधि की शुरुआत मूल स्वर शुरू से होती है। यानी पहली संधि है आ ई उ री से संबंधित, और उस संधि का नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में इसके नाम से भी ही स्पष्ट है कि यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, स्वर दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ री, ये स्वर दीर्घ हैं, ये स्वर दीर्घ। अब आप कहेंगे कि ये भी तो दीर्घ है, ये भी तो, लेकिन ये संयुक्त में आते हैं, संयुक्त श्रेणी में, ये मूल स्वर नहीं है। 2 स्वरों को मिलकर एक स्वर बना है। अब देखिए, हम मूल स्वरों की बात करेंगे। पहले मूल स्वरों से संधि की शुरुआत होती है। दीर्घ, दीर्घ संधि का मतलब है कि जब एक जैसे स्वर हों तो स्वर दीर्घ हो जाए। ये परिभाषा, संस्कृत में परिभाषा दी गई है, अकः सवर्णे दीर्घः, सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, मतलब अक यदि है, आ ई उ री तो हिंदी में है नहीं, संस्कृत में है। तो ये वर्ण अगर सवर्ण आते हैं, सवर्ण का मतलब होता है समान, सवर्ण का अर्थ समान, अर्थात यदि आ के बाद अ आए तो दीर्घ हो जाए। अगर अक सवर्ण हो, अ के ब ही आए, सवर्ण ही आए। यदि अ ई उ री यदि सवर्ण मिले, मतलब अ का सम्मिलन सवर्ण से हो, सवर्ण मतलब समान, अर्थात अ के बाद अ आए, मतलब अ ह्रस्व आ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सवर्ण, ध्वनि दोनों की एक है, बस ध्वनि ह्रस्व या दीर्घ का अंतर है, लेकिन है सवर्ण। तो यदि सवर्ण स्वर मिलते हैं तो
दीर्घ हो जाता है, ये नियम है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अ के बाद अ आता है तो ये दीर्घ अ हो जाता है। और जैसे पहला उदाहरण हमने दिया था आपको कि यदि हम देव और आलय इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ हो जाता है देवालय, ये स्थिति हो जाती है। अब देखिए यहाँ जो मुख्य बात ध्यान देने की है, शुरू में बताया था कि दो शब्दों का मेल जब होता है तो सभी वर्ण नहीं मिलते हैं उन शब्दों के। क्या मिलता है कि पहले शब्द का जो दो शब्द मिले हैं तो पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण, ये दो मिलते हैं। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही तो मिलेंगे, ये मिलते हैं। अब ये दोनों मिले हैं, यही दोनों मिले हैं, ये तो अलग रहे हैं। जब ये दोनों मिले हैं तो इन्हीं में विकार उत्पन्न होगा, और इनमें विकार उत्पन्न होगा तो कुछ विकार हो करके कुछ बदलेगा, चेंज होगा, और ये चेंज हो करके दीर्घ आ हो गया है। और इस तरह से ये देवालय। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि अलग करके हम लिख करके देख लें, देव आ निकाल दिया तो हलंत रह गया ये, और इधर लय है ही, इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, अलग किया ही नहीं है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर दीर्घ आ हो गया, लय ज्यों का त्यों है। अब इसको मिला दीजिए, ये दोनों मिल जाएंगे, और इस तरह से ये देव, ये मात्रा के रूप में आ जाएगा दीर्घ अ, देवालय। इस तरह से ये शब्द बन जाता है, दीर्घ संधि। इसी तरह से हम देखते हैं कि विद्यालय, हिमालय, जो भी है। अच्छा, अब दूसरा स्वर हम लेते हैं, मूल स्वरों की बात है, दीर्घ में मूल स्वरों की बात है, शुरू में ही बताया था। अब दूसरा है हमारा ई, इसको मिटा देते हैं। ई भी अगर सवर्ण से मिलती है, ई के बाद यदि ई आती है, चाहे तो दोनों ह्रस्व हों या दोनों दीर्घ हों, या एक ह्रस्व दूसरी दीर्घ हो, या पहली दीर्घ बाद की ह्रस्व हो, कोई भी स्थिति हो, किंतु अगर दोनों स्थानों पर ई वर्ण है, ई ध्वनि है, तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ ई हो जाती है, अ, ई, उ, री। ये चारों मूल स्वर यदि सवर्ण के साथ मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ये हमारी दीर्घ संधि कहती हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए, नदी, एक उदाहरण लेते हैं, नदी प्लस ईश, नदीश। अब देखो ई निकाल लेते हैं समझने के लिए, दीर्घ ई की मात्रा है, ई निकाल लिया, इधर तो ई है ही, साफ साफ दिख रही है, ये स्थिति है हमारी। इसको अलग किया, यहाँ हलंत आ गया, ई अलग लिख दिया, और इस तरह से इन दोनों को मिलाकर ये दीर्घ ई बन गई, और ये देखिए ये स्थिति आई। अब ई जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस व्यंजन में मात्रा रूप में मिल जाता है, ये पहले से जानते हैं। और इस तरह से ई दा में मिल जाएगी, और यहाँ हो जाएगा नदी, ई इस रूप में आ जाएगी, शब्द इधर है, नदीश शब्द बनता है। इस तरह से नदीश, रवीश इत्यादि, हरीश।
अब यहाँ प्रश्न आता है, यदि परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि नदी प्लस ईश, इनको मिला करके संधि रूप क्या बनता है, तो जैसा कि पहले बताया था कि आप बोलकर देख लीजिए, नदीश नदीश नदीश, नदीश स्वतः ही निकल आएगा और आप टिक कर देंगे नदीश, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और आती है, यदि आपको उदाहरण आया परीक्षा में, नदीश शब्द का विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ दूसरी बात आ गई, नदीश का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। तो यहाँ पर एक सोचने वाली थोड़ी सी बात ये है कि हम ये देखें, जैसे नदीश है, नदी शब्द सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, जानते हैं। अच्छा, श का अपना कोई अर्थ नहीं है, एक वर्ण है वो, तो ईश जाना हुआ सुना हुआ लग रहा है। नदी और ईश, देखिए दोनों सार्थक शब्दों का मेल होता है। जो सार्थक नहीं है वो तो शब्द ही नहीं कहलाता है, उसका अध्ययन व्याकरण में किया ही नहीं जाता है। तो सार्थक शब्द कौन कौन से निकलते हैं, ईश और नदी। इसका मतलब आप इतना यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि नदी और ईश दो शब्द हैं, इसमें दो शब्द हैं। संधि विच्छेद रूप क्या है आप तुरंत टिक कर देंगे। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें इस तरह से भी आ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो आप बस इतनी सी कल्पना करेंगे कि नदी अपने आप में शब्द है और ईश अपने आप में शब्द है, इनका विच्छेद रूप नदी प्लस ईश है। तो जब यहाँ तक आप पहुँचे, आपने देखा कि यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, ई का मिलन हो रहा है, मतलब सवर्ण वर्ण मिल रहे हैं, समान वर्ण मिल रहे हैं, और समान वर्ण मिल रहे हैं और दीर्घ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है दीर्घ संधि। बस इस तरह से हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और हमारा वो प्रश्न परीक्षा में ठीक हो जाएगा। आगे भी जो भी संधियां हम बताएंगे उनमें भी आप इसी तरह से, इसको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, नियम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। नियम तो सिर्फ बताने के लिए होते हैं, लेकिन परीक्षा में हमको उदाहरण आते हैं और उदाहरणों का केवल हम लॉजिक समझ लें तो हमारा प्रश्न ठीक हो जाता है बिना रटे ही। अच्छा, अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, ऊ का। ऊ का उदाहरण लेते हैं। ऊ में भी वही नियम लागू होता है, यदि सवर्ण मिलता है तो दीर्घ हो जाता है, यदि सवर्ण मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए हम भानु, उदय, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर ऊ है और इन दोनों को मिलाकर बन जाता है दीर्घ ऊ, इस तरह से। और हमारा ये प्रयोग बनता है भानुदय, भानुदय, दीर्घ ऊ हो गया है। री, सामान्य रूप से हिंदी में री के उदाहरण नहीं आते हैं, किंतु कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मेरिट उठाते हैं, इन्हें गिने लोग कर पाते। अब देखिए उसका भी हम उदाहरण देख ही लेते हैं। होत्री प्लस विकार, और इस तरह से दीर्घ हो करके बन जाता है। इसकी डबल मात्रा इस तरह से होती है वी की, होत्री, होत्रिकार, इस तरह से ये होता है। अकः सवर्णे दीर्घः, यदि अ ई, फिर से देखें एक बार, यदि
अ, ई, उ, री। अगर इन वर्णों के बाद इन्हीं के समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ संधि है। अ, ई, उ के बाद यदि इन्हीं के समान वर्ण आता है, समान वर्ण आता है, तो दोनों वर्णों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। चलिए अब इसके कुछ परीक्षोपयोगी उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अ से संबंधित उदाहरण निम्नांकित: धर्मांतरण, धर्मानुसार, वेदांत, सत्याग्रह, परीक्षार्थी, वार्तालाप। अब यहाँ मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं जो प्रश्न आते हैं। किस किस तरह से प्रश्न आते हैं? एक तो तरीका ये होता है प्रश्न का, पूछने वाले का, कि निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए निम्नांकित शब्द आ गया। अब इस शब्द को हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी समझ में इतना आ जाएगा कि निम्न कोई शब्द होता है, निम्न शब्द होता है और बाद में कित, कित यानी अंकित, अंकित शब्द भी होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये शब्द टूटना चाहिए, विच्छेद होना चाहिए। तो निम्न, अंकित। अब यहाँ जो अ बचा है आ, ये दीर्घ है। मतलब निम्न और अंकित, इनमें अ का संयोग हो करके, अ की संधि हो करके और ये निम्नांकित शब्द बना है। मतलब हम पहुंच जाएंगे कि यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, अ मिल करके दीर्घ आ हुआ है। ऐसे ही धर्मांतरण, ऐसे ही धर्मानुसार, धर्म अनुसार, धर्म अनुसार। नुसार कोई शब्द नहीं होता, ये हम जानते हैं। धर्म शब्द होता है और अनुसार होता है। इसका मतलब ये शब्द यहां से टूटा है, धर्म अनुसार। धर्म के का अंतिम स्वर अ है, अनुसार में भी अ है पहले, तो मिलकर के दीर्घ आ हो गया है। हमको ध्यान आ जाएगा कि ये दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से अन्य शब्दों को देख लें। वेद शब्द हम जानते हैं, वेद शब्द होता है, वेदा कोई शब्द ही नहीं होता, या इधर धर्मा कोई शब्द ही नहीं होता। अगर इसको यहां से तोड़ेंगे, धर्मानु, धर्मानु कोई शब्द ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो हमने विच्छेद किया वो गलत हो गया। तो इस तरह से हम धर्म शब्द देखेंगे, धर्म शब्द ठीक है, उधर अनुसार ठीक है। इस तरह से वेदांत में वेदा शब्द नहीं है, शब्द है वेद, और अंत शब्द है, ता भी कोई शब्द नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर 2 शब्द। अब देखिए, जब 2 शब्द मिले हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि बीच में से ही विच्छेद हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं पहचानने के लिए, सीधे शब्द के बीच में हम देखते हैं और उस तरह से तोड़कर देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। अब इसको आप ट्रिक कह लीजिए, इसको एक आप तरीका कह लीजिए, इसको हल करने का एक अच्छा साधन कह लीजिए। इसी तरह से सत्याग्रह, सत्य शब्द होता, सत्या शब्द नहीं होता, या सत्याग्रह शब्द नहीं होता, या त्याग्रह शब्द नहीं होता, सत्य शब्द होता है, ये हम जानते हैं। तो सत्य और आग्रह शब्द होता है। इसका मतलब ये सत्य और आग्रह, अब ये बीच में जो दीर्घ आ है, ये ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया है। हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि है। तो प्रश्न एक तो ये आता है संधि का नाम बताइए, दूसरा प्रश्न आता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इस तरीके से कहिए, इस ट्रिक से कहिए, तो वो भी हम समझ जाएंगे। तीसरा होता है कि अलग अलग दे दिए, विच्छेद रूप दे दिया और पूछ लिया कि इसमें इसका संधि रूप क्या है। वो हम पहले भी बता चुके हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर के आप बोल दीजिए, जो रूप निकल कर के आए समझ लीजिए वही उसका सही संधि रूप है। जैसे मान लीजिए निम्न प्लस अंकित लिखा हुआ आ गया, तो आप निम्न और अंकित को विदाउट एनी गैप
बोल करके देखिए, बिल्कुल अवरोध मत रखिए उसमें बीच में। निम्न अंकित, निम्नांकित, निम्नांकित, निम्नांकित शब्द आप लिख देंगे, उसको विकल्प को चुन लेंगे और उत्तर ठीक होगा। इसी तरह से ई का उदाहरण अति, अतीव। अति शब्द होता है, अति शब्द नहीं होता, ये हम और आप सब जानते हैं। अतीव, अतीव, अगर यहां से तोड़ने का प्रयास करेंगे, अ को अलग कर लेंगे, तीव, तो तीव शब्द नहीं होता, यानी इव शब्द होता है और अति शब्द होता है। तो इस तरह से हम मान लेंगे कि हमको पता चल जाएगा कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हुई है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह से कवि, कवि शब्द होता ही नहीं है, ये हम जानते हैं। तो कवि होता है, ह्रस्व ई होती है, और इस तरह से ह्रस्व ई कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, यानी दीर्घ स्वर संधि। कवींद्र, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर, मुनीश्वर शब्द ही नहीं होता, रा भी शब्द नहीं, निरर्थक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से नहीं यहाँ से होगा, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। पत्नीच्छा, पत्नी शब्द होता है, पत्नी नहीं होता, पत्नीच नहीं होता, नहीं, पत्नी और इच्छा शब्द होता है, छा कोई शब्द नहीं होता, इच्छा होता है, तो पत्नी प्लस इच्छा, पत्नी इच्छा। नारी प्लस इच्छा, नारी इच्छा। परीक्षा, परि प्लस इक्षा, खूब पूछा जाता है, ये उदाहरण ध्यान देंगे। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। योगी प्लस ईश, योगीश। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। अगला ऊ का उदाहरण देखेंगे, गुरु प्लस उपदेश। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए गुरु लिखा जाता है इस तरह से, ये ह्रस्व ऊ है रामे, और है उपदेश। इस तरह से आप इनको मिलाएंगे तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, इन दोनों मात्राओं को एक ही समझ लेते हैं। रा में एक मात्रा इस तरह से लगती है, ये ह्रस्व ऊ की कहिए, छोटे ऊ की कहिए, और ये एक मात्रा यह इस तरह से लगती है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, जिसे बड़े ऊ की मात्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर के ये दीर्घ ऊ हो गया है। गुरु शब्द होता है उपदेश, पदेश कोई शब्द नहीं होता, उपदेश होता है। इस तरह से गुरुपदेश, लघुत्तर। सूक्ति शब्द खूब पूछा जाता है, भूतधार शब्द पूछने योग्य है, भूत सर्ग शब्द पूछा जाता है, सरयूर्मी शब्द पूछा जाता है, सिंधूर्मी शब्द पूछा जाता है, बधूत्सव, भानुदय, साधुर्जा, भूर्ध ध्यान देने योग्य शब्द है। ये शब्द खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगली संधि है हमारी, दूसरी है गुण संधि। ध्यान देंगे, गुण स्वर संधि। अभी हमने देखा, क्रम से चलेंगे, देखना आप रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्रम से चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, अ के बाद यदि अ आए, या ई के बाद ई आए, या ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ हो जाता है। अब अगली बात आती है, यदि अ के बाद ई आती है तो क्या होगा। यदि आ के बाद पहले अ है, बाद में ई है, तो क्या होगा। अगर आ के बाद आ है तब तो दीर्घ आ हो जाएगा। अब आ के बाद अगर ई है तो क्या होगा, तो आ के बाद यदि ई आती है तो ए हो जाता है। आ के बाद अगर ऊ आता है, अ के बाद यदि ऊ आता है, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरा जो शब्द मिल रहा है उसका प्रथम वर्ण, मिलने वाला वर्ण यदि ऊ है तो ओ हो जाता है, ओ। और यदि प्रथम अ है और द्वितीय री है तो अर हो जाता है। अ के बाद री आने से क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये है
गुण संधि, मतलब मूल स्वरों पर चल रहे हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि मूल स्वरों पर आधारित है। ये भी प्रश्न बनता है परीक्षा में और मेरिटोरियस क्वेश्चन है ये, कि मूल स्वरों पर आधारित संधियां हैं। स्वर संधि गुण संधि, दीर्घ संधि, दोनों संधियां, इनमें से कोई नहीं, या फिर गुण संधि दे दी और बाकी और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, अड़ संधि कुछ दे दिया। सीधी सी बात है, मूल स्वरों पर आधारित दीर्घ संधि और गुण संधि है। अब यहाँ पर देखिए, गुण संधि, गुण किसे कहते हैं? इसका सूत्र है व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार आदि गुणा है। और हम चूंकि हिंदी की बात कर रहे हैं इसलिए हम हिंदी की सीधे सीधे बात करेंगे। गुण ए, ओ और अर, ये गुण कहलाते हैं। अगर आ, ये देखिए यहाँ देखे हैं आपने, आ के बाद ई आती है तो ए बनता है, आ के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, आ के बाद यदि री आती है तो अर बनता है। ये है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम। देखिए अ, नर इंद्र, नर इंद्र, यहाँ र में अ है, ई में, इंद्र में ई है, इन दोनों को मिलाकर ए बनता है और इस तरह से ये बन जाता है नरेंद्र। देखिए कैसे, अलग अलग करके देख लेते हैं। इसको आ को निकाल लेंगे तो र हलंत हो जाएगा और इस तरह से ये इधर ये हो जाएगा और इस तरह से देखिए ये स्थिति है। अब इनको मिला दीजिए और इस तरह से ये बन जाता है नरेंद्र। यदि अ के बाद ई आती है तो दोनों को मिलाकर ए बन जाता है और इस तरह से नरेंद्र शब्द बनता है। नरेंद्र शब्द बनता है। सुरेंद्र, महेश, अगला उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर अ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यहाँ पर ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई हो। अगर यहाँ पर इसको हम दीर्घ का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे महा प्लस ईश, यहाँ पर अदीर्घ है और इधर ई भी दीर्घ है तो इन दोनों को मिलाकर भी ए बनता है और इस तरह से महेश बनता है। महेश ये बनता है दीर्घ संधि, गुण संधि, अ और ई को मिला। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं हम अ और ऊ का। अ, पहले ही बताया आपको कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ उदाहरण लिया है, उदाहरण में दीर्घ अ है और इस तरह से, और यहाँ पर ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यदि अ के बाद ऊ आता है तो ओ बन जाता है और इस तरह से ये बन जाता है महोदय। ये स्थिति आ जाती है, महोदय बनता है, महोदय। अब री का उदाहरण लेते हैं। वर्षा, वर्षा प्लस ऋतु। अब यहाँ पर अ है, अंत में अ है, यहाँ पर री है
इन दोनों को मिलाकर क्या बनना चाहिए? अर। अर। और इस तरह से जब इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा वर्षर्तु। देखिए अलग अलग करके देख लेते हैं हम। वर्ष और ये आ इधर शा में मिल जाएगा, और तो ये है जब र, ये आपने र के विभिन्न रूप में पढ़ा होगा कि जब र बिना स्वर के होता है, हलंत होता है, आधा होता है, तो वह अपने बाद वाले स्वर के ऊपर लग जाता है। व्याकरण की भाषा में इसको कहते हैं ऊर्ध्वगमन हो गया है, या रेफ शब्द का प्रयोग भी करते हैं, और इस तरह से ये वर्षर्तु शब्द बनता है। वर्षर्तु। इसका एक अन्य उदाहरण भी ले लो। देखिए महा प्लस ऋषि, और ये मिलकर बनता है महर्षि। महर्षि, देवर्षि, वर्षर्तु, वसंतर्तु, वसंतर्तु। इस तरह से ये प्रयोग इसके गुण संधि के बनते हैं। देखिए अब इसके भी कुछ परीक्षोपयोगी उदाहरण देखते हैं हम। ऐसे उदाहरण जिनमें अ और ई मिलकर ए बनता है। स्वेच्छा, स्व इच्छा। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि आप शब्द को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि शब्द में, इस शब्द में कौन कौन से दो शब्द मिले हो सकते हैं। अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो भी यदि आप शब्द को ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से दो शब्द मिले हुए होंगे, और आप उसको समझ लेंगे, ठीक विकल्प को चुन लेंगे। देखिए स्वेच्छा, स्वेच्छा में देखिए इच्छा शब्द पकड़ में आ गया होगा कि इच्छा शब्द होता है, और इस तरह से इच्छा, इच्छा से पहले स्व, तो स्व प्लस इच्छा बन जाएगा, और दो शब्द मिले हैं मतलब बीच में ए है, इसका मतलब ये है कि गुण संधि है। देखिए गुण संधि कहाँ कहाँ होती है? गुण संधि में ए, ओ और अर, ये तीन होते हैं। ए, ओ और अर। आ और ई मिलाकर ए बनता है। अ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या फिर ई भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मिलाकर के बनता ए है। और इसी तरह से देखिए भारतेंदु में भारत शब्द तो समझ ही जाएंगे, जब शब्द को ध्यान से, भले ही बिल्कुल पढ़ा हुआ ना हो, आप ये समझ जाएंगे कि भारत शब्द होता है। और इंदु शब्द शायद आपने ना भी सुना हो, इंदु चंद्रमा को कहते हैं, वैसे ना भी सुना हो तो भी आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि भारत शब्द होता है। और भारत के बाद में ए लिखा हुआ है, मतलब गुण संधि होगी। बीच में दोनों शब्दों, जो जो शब्द मिले हैं, जो दो शब्द, उन शब्दों के बीच में आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि ए है, मतलब गुण संधि होगी। प्रश्न क्या होगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर गुण संधि होगी। इसमें भी देखिए ए है, बीच में ए है, एक ही मात्रा है, मतलब गुण संधि है। यथेष्ट में भी ए है, मतलब गुण संधि है। कमलेश, कमल, कमलेश, कमल प्लस ईश, कमल शब्द जानते ही हैं, कमल शब्द होता है, और ईश कमलेश। यथेष्ट में यथा प्लस इष्ट। इसी तरह से परमेश्वर में ए है बीच में, मतलब गुण संधि है। राकेश में राका प्लस ईश होता है, ए है बीच में, मतलब गुण संधि है। इसी तरह से महेश्वर में, मतलब ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर ए है, आ और ई मिलकर ए बनता है, और वो बनता है गुण संधि में, और इस तरह से इसमें गुण संधि है। और
दोनों शब्दों को जब आप समझ जाएंगे तो इसका विच्छेद और इसका संधि रूप भी समझ जाएंगे। इसी तरह से हम आ और ऊ के उदाहरण को देखते हैं। आ प्लस ओ मिलकर बनता है ओ। परोपकार, बीच में यहाँ ओ है, बीच में दोनों शब्दों के बीच में, यानी बीच में का मतलब है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलाकर ही संधि बनती है। तो इसका मतलब ये बीच में आएगा, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, तो बीच में ही मिलेगा। मतलब बीच में ए है या ओ है तो समझ लीजिए गुण संधि है। इसको आप ट्रिक कह लीजिए, इसको आप तरीका कह लीजिए, इसको आप शॉर्टकट कह लीजिए, जो भी नाम दें। इसी तरह से इसमें ओ है, ओ है, ओ है, इस तरह से देखें, इस तरह से, मतलब गुण संधि ए या ओ या फिर अर मिला करके देवर्षि, देव प्लस ऋषि और अर बन गया देवर्षि। हमने व्याख्या में बताया था राजर्षि, अर सप्तर्षि, अर ब्रह्मर्षि, अर ऊर्ध्वगमन हो गया है। जब र, पहले भी बताया था, जब र स्वर रहित होता है, आधा होता है, हलंत होता है, तो वो अर हो जाता है, तो वह र का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, रेफ के रूप में लग जाता है और इस तरह से ब्रह्मर्षि बनता है, वर्षर्तु बनता है। अब हमारी अगली संधि है, अगला भेद है संधि का, वृद्धि संधि। देखिए फिर से क्रम में ध्यान दिलाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने देखा कि अ के बाद अ आए तो क्या होता है, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, यदि ये आते हैं तो क्या होता है। अगला कदम हमारा था यदि आ के बाद ई या ऊ आए तो क्या होता है। अब अगला कदम है अगर आ के बाद पहला वर्ण, पहला स्वर अ है और दूसरा स्वर यदि इनमें से कोई है, ए ऐ ओ औ में से कोई है तो क्या होगा। देखिए क्रम से चल रहे हैं हम, क्रम से। संधियों को भी वैयाकरणों ने बड़ा वैज्ञानिक तरीके से रखा हुआ है। क्रम से पहले दीर्घ में समान, इसके बाद गुण संधि में, गुण संधि में अ के बाद ई या ऊ या रि। अब इसके बाद में वृद्धि संधि आती है। वृद्धि संधि में अ के बाद यदि ए ऐ ओ औ में से कोई वर्ण है तो क्या होगा। देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है या ऐ है या ओ है या औ है, इनमें से कोई वर्ण है तो यदि अ के बाद ए आता है तो इन दोनों के स्थान पर हो जाता है ऐ। और यदि अ के बाद स्टार्ट आता है तो यहाँ औ हो जाता है, औ। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। वैसे इसका सूत्र है वृद्धि रेच, यानी अ के बाद, देखो इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए 1 + 1, इसमें का में आ है और ये इसका मिलन ए के साथ हुआ है, तो इन दोनों को मिलाकर ऐ बनता है। ये कहती है वृद्धि संधि, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, और इस तरह से ये हमारा रूप बन जाता है एकैक। इसका अगला उदाहरण लेते हैं। महा ओजस्वी, महा ओजस्वी, और ये बन जाता है महौजस्वी।
महोजस्वी। तो इस तरह से हम देखते हैं वृद्धि संधि में अ के बाद यदि ए आता है तो दोनों को मिलाकर ऐ बन जाता है। एक एक महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महा ओज, महोज, महा ओजस्वी, महोजस्वी। इस तरह से वृद्धि संधि वृद्धि हो जाती है। इसके भी कुछ परीक्षोपयोगी अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अ प्लस ए बराबर ऐ हो जाता है। लोकैषणा, लोक ऐषणा, लोकैषणा, मतलब बीच में ऐ है या औ है तो समझ लीजिए यहाँ वृद्धि संधि है, ऐ या औ, क्योंकि अ और ए को मिलाकर ऐ वृद्धि संधि में बनता है। अ और ओ मिलाकर औ वृद्धि संधि में बनता है। समझ लीजिए अगर बीच में, मतलब दोनों शब्दों के बीच में, दोनों शब्दों के, लोक और ऐषणा दो शब्द हैं, बीच में जहाँ मिले हैं वहाँ पर अगर ऐ है या औ है तो समझ लीजिए कि वहाँ वृद्धि संधि है। लोकैषणा, परम ऐश्वर्य, परमैश्वर्य, एक प्लस एक, एकैक, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, तथा प्लस एव, तथैव, सदा प्लस एव, सदैव, परमौज, दंतौष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ, अ और ओ मिलकर औ, दंतौष्ठ, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, देवोदार्य, महौषध, परमौषध, महोदार्य। अब हमारी अगली संधि है यण संधि। यण, यण संधि में क्या है, फिर क्रम देखिए। सबसे पहले हमारा दीर्घ संधि में आ ई उ री अगर समान मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। गुण संधि में हमने देखा कि अगर ई के बाद, आ के बाद ई या उ या री आती है तब परिवर्तन होता है, ए ओ या अर हो जाता है, गुण संधि। इसके बाद हमने तीसरी संधि में देखा वृद्धि संधि में, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, यदि पहले अ है और बाद में ए ऐ ओ औ में से कोई वर्ण है तो ऐ या औ हो जाता है। अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे, क्रम से चल रहे हैं देखिए, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न आता है यदि पहले आ नहीं है, पहले ई है या ऊ है तो क्या होगा। तो पहले ई या ऊ या री में से कोई वर्ण है और उसके बाद यदि आ ए ओ में से कोई वर्ण है तो क्या होगा। ये यण संधि इसे कहते हैं। एको यणचि सूत्र है इसका, इक के स्थान पर यण हो जाता है, मतलब इक के यानी ई के स्थान पर अगर ई उ या ऋ है और इसके स्थान, इसके बाद में कोई भिन्न स्वर है, कोई भिन्न स्वर, ध्यान रहे समान होगा तो दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण होने पर दीर्घ संधि में हो जाएगी। इनसे भिन्न कोई स्वर है, भिन्न स्वर, यदि भिन्न कोई स्वर है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है और ऋ के स्थान पर र हो जाता है। ये स्थिति होती है भिन्न स्वर होने पर। ध्यान रहे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ परीक्षार्थी विद्यार्थी जहाँ गलती करते हैं समझने में, अब तक जो हमने 3 संधियाँ पढ़ी थीं उनमें तीनों में दोनों वर्णों को मिलाकर संधि होती थी, किंतु यण और अयादि संधि में, यण संधि में दोनों को मिलाकर नहीं होगी, बल्कि
प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा, प्रथम वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि में दोनों वर्णों को मिलाकर संधि होती है, किंतु यण संधि में प्रथम वर्ण ही परिवर्तित होता है। जो बाद वाला भिन्न स्वर है, अर्थात द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रश्न भी बनता है परीक्षाओं में, और इस तरह के प्रश्न स्तरीय प्रश्न होते हैं जो मेरिट बनाने वाले होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यण संधि में पहला वर्ण बदलता है, दूसरा बदलता है, दोनों को मिलाकर एक होता है, तो यहाँ पर इसका जवाब ये है पहला वर्ण बदलता है। अब यहाँ देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में अति, देखिए ये चीज़ स्पष्ट होगी। ये भी अति प्लस अधिक, अधिक। यहाँ पर अति में ई है और अधिक में आ है। ध्यान रहे यहाँ परिवर्तन ई में होगा, इसमें नहीं होगा। आ और ई दोनों को मिलाकर नहीं होगा, केवल ई के स्थान पर या हो जाएगा। दोनों को मिलाकर नहीं बताया जैसे अब तक बताते थे, ध्यान रखें। ई के स्थान पर या हो जाएगा। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। अब देखिए, इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ता में से ई निकाल लेंगे तो ता आधा रह जाएगा, हलंत लगाकर लिख दीजिए। और इधर तो ये स्थिति है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई के स्थान पर या कर दीजिए। अब ये तो बस ऐसे ही अलग अलग करके लिखा है, अब ई के स्थान पर या कर दीजिए। और इस तरह से आप, ये तो स्थिति ये है ही बनी हुई, आप हलंत लगा कर लिख दीजिए या फिर आधा था लिख दीजिए, बात एक ही है। इस तरह से लिख दीजिए। अब यहाँ अधिक है ही, और ध्यान रखें, फिर एक बार दोहरा रहे हैं हम कि यहाँ पर अ में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा, ये इसमें मिलेगा भी नहीं। केवल ई में परिवर्तन हो करके ई के स्थान पर या हो जाता है, और इस तरह से हमारा ये बन जाता है। अब इनको मिला दीजिए अधीनम परिण संयोज्यम के नियम से, और इस तरह से ये हमारा बन जाता है अत्य। ये अ या में मिल जाएगा और ये हमारा प्रयोग बन जाता है अत्यधिक, यण संधि। इस तरह से ई के स्थान पर य हो करके अत्यधिक शब्द बनता है। इति आदि भी ई का उदाहरण है। इति प्लस आदि, इति धन आदि, और इस तरह से ई के स्थान पर या हो जाएगा। इति में से ता ई निकाल लेंगे, ता में से ता आधा रह जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा। या में ये आ मिल करके या ऐसा रहेगा, ई के स्थान पर या हलंत रहेगा, बदलेगा, और इसमें दीर्घ आ मिला दीजिए, मात्रा रूप में आ जाएगा, और इस तरह से हमारा रूप बन जाता है इत्यादि। अब यहाँ पर बात ये आती है परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से अगर हम देखें, यहाँ प्रश्न आएगा कि इत्यादि में कौन सी संधि है। एक तो इस तरह से प्रश्न आता है, इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आदि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो भी इत्यादि में इतना अनुमान लग जाएगा कि इसके बाद में आदि है, और आदि है, आदि से पहले या है, मतलब ई के स्थान पर या हुआ होगा। और ई के स्थान पर या कहाँ होता है? यण संधि में, यण संधि में। और इस तरह से ये हम इसको टिक कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक होगा।
प्रश्न यदि आता है कि इसको संधि कीजिए, तो जब शुरुआत में ही जैसे कि हमने बताया था, इनको जल्दी से बोलकर देख लीजिए, इत्यादि 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 इत्यादि। बिल्कुल अवरोध बीच से हटा देंगे तो स्वतः ही इसमें से आ जाएगा निकल करके इत्यादि, और ये हमारा विकल्प ठीक हो जाएगा। यदि इनका विच्छेद करने को आए, इत्यादि का विच्छेद कीजिए तो आदि अंत में है ही, और ध्यान आ जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा कि या कैसे होता है, तो ई के स्थान पर, और इति शब्द भी आप जानते हैं, आदि शब्द भी जानते हैं, इत्य शब्द कहीं पढ़ा ही नहीं, कहीं है ही नहीं, तो इस तरह से इति प्लस आदि, इस तरह से आप इसका विच्छेद रूप सही चुन लेंगे, सही विकल्प चुन लेंगे, और ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं। खूब पूछा जाता है देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण। अब इधर इस तरह से देख लीजिए, देवी ई है, अर्पण अर्पण ई, व आधा रह जाएगा, और ई के स्थान पर या हो जाएगा। ध्यान रहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दीर्घ ई भी हो सकती है, दीर्घ ऊ ये हो सकते हैं, और इस तरह से ये बनेगा देव्यर्पण, देव्यर्पण। प्रति अर्पण प्रश्न खूब पूछा जाता है। उदाहरण प्रति प्लस अर्पण, अर्पण, और इसका हो जाता है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। ई के स्थान पर या हो गया है, प्रत्यर्पण शब्द बनता है। और उपरि उक्त, उपरि उक्त शब्द खूब पूछा जाता है। उपरियुक्त में आप संधि कीजिए, उपरि प्लस उक्त बन करके क्या बनता है, उपरि प्लस उक्त। अब देखिए र आधा रह गया, ई के स्थान पर या हो गया, ऊ इसमें मिल गया, या में उक्त। अब र के तुरंत बाद यानी रामेश्वर नहीं है, और उसके बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो र का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, मतलब रेफ के रूप में आ जाता है, और ये बन जाता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। इस तरह से लिख दिया जाता है। ये उदाहरण परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं, ऊ का उदाहरण लेते हैं, ऊ का उदाहरण लेते हैं। अब अगला हम उदाहरण लेते हैं ऊ का उदाहरण, जैसे सु प्लस आगत, आगत। और इस तरह से देखिए, सामने से ऊ निकाल दीजिए, और इस तरह से आगत तो ऐसा ही रहेगा। ध्यान रहे कि आपको बताया था कि केवल इसमें परिवर्तन होता है, यण संधि में इधर परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से सा आधा है, ऊ के स्थान पर वा कर दीजिए, आ इसमें मिला करके ये स्थिति हो जाएगी, और स्वागत शब्द बनता है। ये स्वागत, स्वागत शब्द बनता है। अगला उदाहरण लेते हैं हम अनु प्लस एषण। ऊ का उदाहरण ही लेंगे, अनु, अनु एषण। ऊ के स्थान पर वा कर दीजिए, जब अनु में से ऊ निकाल लिया तो ना आधा रह गया, और एषण, और इस तरह से ये बनता है अन्वेषण, अन्वेषण। ये उदाहरण भी खूब पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इस तरह से ये अन्वेषण। अब अगला हम उदाहरण लेते हैं री का उदाहरण लेते हैं, री। इसका उदाहरण हम लेते हैं, और इस तरह से होता है
मातृ अर्पण, ये उदाहरण भी खूब पूछा जाता है। री के स्थान पर र कर दीजिए और ये इधर ही मिल जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा। ऐसे ता आधा रह गया, अर्पण तो है ही, इसमें कोई परिवर्तन आ में नहीं होगा। और इस तरह से इन दोनों को मिला दीजिए, त्रा बन जाएगा, आ इसमें मिल जाएगा, त्रा पूरा हो जाएगा और हो जाएगा मात्रार्पण। थोड़ा कठिन शब्द है, इसीलिए परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। मात्राज्ञा, इस तरह से मातृ प्लस आज्ञा, और वैसे साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आज्ञा नहीं बल्कि आज्ञा बोला जाता है। अगर हम आज्ञा, आप आज्ञा शब्द को समझते हैं तो आज्ञा बोल दीजिए, मातृ आज्ञा, और इस तरह से मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। इस तरह से ये हमारा, क्योंकि री की जगह रा हो गया, देखिए इसको देखते हैं, ता आधा रह जाएगा, री की जगह रा हो जाएगा और इस तरह से मात्राज्ञा शब्द बन जाता है। ये हमारी रही यण संधि। इसके भी कुछ अन्य परीक्षोपयोगी उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसा कि बताया कि अब तक जो 3 स्वर संधियाँ पढ़ी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, उनमें दोनों वर्णों को, दोनों स्वरों को मिलाकर के एक स्वर बनता था। किंतु यहाँ ध्यान रहे कि दोनों को मिलाकर नहीं, बाद वाला जो रहेगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और री के स्थान पर रा हो जाएगा। इस तरह से देखते, इसका उदाहरण देखते हैं। अति अधिक, ई की जगह पर या हो गया है, ता आधा रह गया और या बन करके अधिक का अ इसमें या में मिल गया, अत्यधिक बन गया, अत्यधिक, अत्यधिक। पहचानेंगे कैसे? बीच में या वा या र है तो, या व र यदि है तो समझ लीजिए यहाँ पर यण संधि होगी, यण संधि। यहाँ या है मतलब यण संधि। अति अंत अत्यंत यण संधि, इति आदि इत्यादि यण संधि। यहाँ भी देवी अर्पण दिव्यर्पण, यह है बीच में यण संधि। दिव्यगमन यण संधि, उपर्युक्त यण संधि। न्यून, यह है बीच में यण संधि। नि ऊन न्यून। इसी तरह से ऊ के बाद यदि कोई ऊ के अलावा कोई भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर मतलब ऊ के अलावा, अगर ऊ होगा ऊ के बाद तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी, किंतु ऊ के अलावा कोई भिन्न स्वर है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और ये स्वर, भिन्न जो स्वर है वो वैसा ही उसमें मिल जाएगा, उस स्वर में, उस जो वर्ण बना है उसमें मिल जाएगा और इस तरह से हो जाएगा अनु प्लस वय अन्वय। अनु एषणा अन्वेषणा, वाह है बीच में मतलब यण संधि। वाह है बीच में अन्विति, अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस इति। पहचान लेंगे कि इति शब्द होता है, विति कोई शब्द नहीं होता। अन्विति। अनु प्लस इका अन्विका। प्रभु प्लस एषणा प्रभिवेशणा। वाह है बीच में, वाह है भू आदि भादि यण संधि। इसी तरह से पितृर्पण, मात्राज्ञा, पितृपदेश, मातृच्छा, पितृच्छा, मात्रानुमति। इस तरह से यहाँ पर, और ये वे उदाहरण हमने लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रखने की बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी संधि अयादि संधि। 5वीं संधि है हमारी अयादि संधि। अयादि, एचो है वायावाह। अयादि संधि, एचो है वायावाह। मतलब सबसे पहले, फिर देखिए क्रम को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपको याद करने के लिए रटना ना पड़े। कौन सी संधि कहाँ आनी चाहिए, कौन सी कहाँ होती है, कैसे होती है। अगर क्रम ध्यान रहेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे
सबसे पहले हमने दीर्घ संधि में आ ई उ री, अगर ये समान आते हैं तो दीर्घ हो जाता है, ये पड़ा दीर्घ संधि में। इसके बाद में आ के बाद ई या उ या ऋ आती है तो आ ई मिलकर ए, आ उ मिलकर ओ और आ ऋ मिलकर के अर बन जाता है, ये गुण संधि में पड़ा। इसके बाद में यहाँ तक आ गए मूल स्वरों के बाद फिर आगे बढ़े। आ के बाद यदि ए, ओ, औ में से कुछ आता है तो वृद्धि हो जाती है, यानी दोनों को मिलाकर आ ए मिलाकर आई और आ ओ मिलाकर औ बन जाता है, ये हमने वृद्धि संधि में पढ़ा। चौथा हमने पढ़ा यण संधि में कि ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर र हो जाता है। अब इनके बाद, अभी तो यण संधि में हमने ये पढ़ा, अब हम और आगे बढ़ते हैं कि यदि पहले ए है या ऐ है या ओ है या औ है, पहले ये है, इसके बाद अन्य कोई स्वर है, तो देखिए यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर यहाँ लिख लेते हैं, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मान लीजिए अ आता है, तो ध्यान रहे यण और अयादि संधि में केवल प्रथम वर्ण ही बदलता है, जबकि पहले की 3 संधियों में दोनों को मिलकर परिवर्तन होता था। यण और अयादि संधि में प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होता है, द्वितीय वर्ण ज्यों का त्यों रहता है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए है, पहले शब्द तो स्थिति ये होती है कि ए के स्थान पर आय ये स्थिति हो जाती है। आ ज्यों का त्यों रहता है, ध्यान रखने की बात है ये। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है, उदाहरण के लिए ए है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर, आ नहीं, आ तो लिख दिया है, आ का उदाहरण ले रहे हैं इसलिए लिख दिया है, कोई भिन्न स्वर है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, ए के स्थान पर अय हो जाता है। उदाहरण हमने लिया ने अन, तो यहाँ पर ना में जो ए है, ए, इसके स्थान पर अय हो गया है, अय ये हो गया है। अब इस तरह से आप देखें, ये आधा रह जाएगा, इधर तो अन है ही, इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। अब इनको मिला दीजिए, ना पूरा हो जाएगा आ मिलकर, इसमें या में ये वाला आ मिलकर या पूरा हो जाएगा और ये शब्द बन जाता है नयन। फिर एक बार बता दें, यदि संधि रूप आपसे पूछ लिया तो ने और अन को पास पास बोलकर, बिना बीच में कोई रुकावट के बोल करके आप देख लीजिए तो स्वतः ही नयन आ जाएगा। और अगला हम उदाहरण लेते हैं, यदि ए ऐ है, ऐ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, आय, और यह अ ज्यों का त्यों रहता है, वो भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहता है, वो मिलकर के परिवर्तित नहीं होता। और इसका हम उदाहरण लेते हैं नए प्लस अक, अक, और इस तरह से ए के स्थान पर, ऐ के स्थान पर जो ऐ है ना नाम में, इसके स्थान पर हम कर देते हैं आय। और ये देखो बाकी इधर उधर के ज्यों को त्यों लिख रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए। और इस तरह से ये हो जाता है। इनको मिला दीजिए, ना पूरा हो जाएगा, यानी दीर्घ ना की मात्रा लग जाएगी, दीर्घ आ की ना पर ना, और ये आ इस या में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है शब्द नायक। हाँ, अब हम अगला उदाहरण इसका ले लेते हैं, भिन्न स्वर। अभी हमने केवल आ का उदाहरण लिए, जो इसलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। भिन्न स्वर कोई भी हो, अगर हम उदाहरण ऐसा लेते हैं नए
प्लस इका, मतलब असमान स्वर है, असमान स्वर है, भिन्न स्वर है ऐ के बाद। तो इस तरह से ना आधा है, ऐ के स्थान पर आय हो गया है नियम के अनुसार, आय और इका इस तरह से हो जाता है और ये बन जाता है, इसे मिला दीजिए और ये बन गया नायका, नायका ये शब्द बनता है। देखिए अब इसमें अयादि संधि में ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, ऐ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है और बाद वाला भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए पो प्लस अन और ये मिलाकर हो जाता है पवन। ये नहीं लिखा है, इनको लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं नयन और नायक, ये इस तरह से हो जाता है। उदाहरण के लिए अब उसी तरह से हम करके देख लेंगे। अव, पो पो अव, पव और अन पवन। देखिए प आधा रह गया, ओ की जगह अब हो गया और अन इसमें मिल गया, ये पा में आ मिल जाएगा, प पूरा हो जाएगा, वा में आ मिल जाएगा, वा पूरा हो जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा पवन, पवन बन जाता है। अगला उदाहरण ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है परीक्षाओं में। इसका अगला उदाहरण लेंगे हम, भो प्लस इष्य और इस तरह से भा आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा और ई इसमें मिल करके, अब इनको मिला दीजिए, भा पूरा हो गया, भ प्लस भा पूरा हो गया, ई वा में मिला दीजिए भवि और श ये तो है ही और इस तरह से ये भविष्य शब्द बन। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। पहले हमने देखा अयादि संधि में ए फिर ऐ फिर ओ और अब उदाहरण हम देखेंगे औ का। औ नौ, औ के स्थान पर औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, आ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है और तो औ के स्थान पर आव हो जाता है, आव। बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता और इस तरह से हम उदाहरण इसका ले लें तो नौ प्लस इक। अब देखिए ना तो आधा है, औ के स्थान पर आव हो गया, आव और इक ऐसा ही है और इसको मिला दीजिए तो बन जाएगा, ये इधर पूरा मिलकर के मात्रा आ जाएगी, ये ई वहाँ में मिल जाएगी और इस तरह से शब्द हमारा बनता है नाविक। अयादि संधि में एच वर्ण होते हैं, ए ऐ ओ औ। अयादि संधि, ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है और औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो इसमें हम संधि करते समय इनको बोलकर देख लेंगे। अब यदि कहा जाए कि संधि कीजिए तो हम सार्थक शब्द देख लेंगे। ध्यान रखें कि हम सही विकल्प चुनते समय
इस बात का ध्यान रखें कि शब्द सार्थक होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही वर्णन अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है। इसलिए हम सार्थकता देख लें और हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। देखिए, इसके भी कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हम लोग। परिभाषा में है अयादि संधि की कि ए के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। ने प्लस अन, ए के बाद में अन का आ आया है तो या बन गया, आय बन गया है, और इस तरह से नयन। और चे प्लस अन चयन। इसी तरह से ए के स्थान पर आय हो जाता है तो ने नई प्लस अक नायक। नई प्लस इका नायिका। गई प्लस इका गायिका। गई प्लस अक गायक। पो प्लस अन, ओ के स्थान पर अब हो जाता है पो प्लस अन पवन। भो प्लस अन भवन। पो प्लस इत्र पवित्र। औ के स्थान पर आव हो जाता है कि पौ प्लस अन पावन। पौ प्लस अक पावक। नई प्लस अक नाविक। नई प्लस इक नाविक। अब यहाँ एक बात ये आती है कि वहाँ भी हमने या और व यण संधि में वहाँ भी ऐसा ही थे, ऐसे ही नियम थे, ऐसे ही कुछ बीच में या व के आधार पर हमने किया था। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की है बात कि हम इसको देख लेंगे कि इसका ने प्लस अन है, पहले ए है, वहाँ ए नहीं था। अगर ए है पहले तो समझ लीजिए ए आई ओ औ में से यदि कोई आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर अयादि संधि है। और वैसे भी बहुत सीमित उदाहरण है इसके, सीमित उदाहरण है, छोटी संधि है, सीमित उदाहरण है, तो इनको कर सकते हैं। बाकी जो नियम है जैसे ये है पौ प्लस अन पावन। पौ प्लस अन पावन, मतलब इस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं। हम इसके सही विकल्प तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको स्वर संधि स्पष्ट हो गई होंगी। यदि कहीं कोई किसी तरह का अगर भ्रम हो, कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं उसका समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।